गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम DLED सेकेंड ईयर के सेकेंड प्रश्न पत्र विद्यालय प्रबंधन और संस्कृति के अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान की स्टडी करेंगे। अब क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान। अब इस सोपान के अंतर्गत जो पहला सोपान है वो पहला सोपान है योजना की पृष्ठभूमि। योजना की पृष्ठभूमि अर्थात हम जब किसी भी क्रियात्मक अनुसंधान के लिए कोई भी समस्या को जब हम देखते हैं तो वो समस्या कहाँ से अराइज हुई उसके बारे में जो भी उसकी इम्पोर्टेंट है या उसका बैकग्राउंड है, उसकी रीजंस हैं, कहाँ से अराइज हुई है, इसका जो मेन पॉइंट है कि कहाँ से समस्या अराइज हुई है, हम इसके बारे में बताते हैं। तो वो योजना का बैकग्राउंड होता है। सेकंड स्टेप इसका है, सेकंड इसके अंतर्गत आता है योजना के प्रस्तावित उद्देश्य। यानी हम अब हमने जो भी क्रियात्मक अनुसंधान के लिए हमने योजना डिसाइड की है कि हम इस प्रॉब्लम पर अपनी एक्शन रिसर्च बनाएंगे, उस एक्शन रिसर्च के अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं वो हमें 5 या 7 बिंदु में डिफाइन करने हैं। नेक्स्ट इसमें आता है योजना का महत्व। अब इसके अंदर हम जो बात है वो ये लिखते हैं कि जो योजना है उसका विद्यालय के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस है, अगर हम इस समस्या का समाधान करते हैं तो वो विद्यालय के लिए कितनी बेनिफिट रहेगी, हम इन पक्षों को देखते हुए फिर इस योजना के बारे में डिफाइन करते हैं। उसके पश्चात आता है कि ये जो योजना है क्रियात्मक अनुसंधान की कि उसमें समस्या की पहचान। अब हम इसमें उन सब बिंदुओं को लेते हैं जहां वह समस्या पर्टिकुलर किस एरिया से संबंधित है, क्योंकि विद्यालय तो एक अपने आप में बहुत बड़ा आयाम है। इस विद्यालय के अंतर्गत भी उसके कौन से एरिया है, मैनेजमेंट को लेकर के हैं, स्टूडेंट्स से रिलेटेड है, करिकुलम से रिलेटेड है, टीचिंग मेथड से रिलेटेड है, या फिर शिक्षक की कुछ शिक्षण प्रक्रिया से रिलेटेड है, या कहाँ से वो समस्या आई उसकी हमें पहचान करनी होती है। इसके पश्चात आता है समस्या का विशिष्ट रूप से, विशिष्टीकरण भी हम लिख सकते हैं, और विशिष्ट रूप परिभाषीकरण और सीमांकन। अब ये जो बहुत है ये बहुत बड़ा एरिया है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम हमने एक्शन रिसर्च के लिए डिफाइन की है वो प्रॉब्लम का स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होगी, साथ ही वो पर्टिकुलर किस रूप में है और उसका डिलिमिटेशंस क्या है। क्योंकि हम पर्टिकुलर अगर एक एरिया की समस्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स के होमवर्क ही ना करने की, तो पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक सीमांकन हमें देना पड़ता है। तो हम इन जो भी अपना ये सर्कल है हमें इसका भी इसमें ध्यान रखना है।
उसके पश्चात है क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण। अब इसके पश्चात हमें एक्शन रिसर्च से रिलेटेड कुछ क्रियात्मक परिकल्पनाएं बनानी पड़ती है। वो क्रियात्मक परिकल्पनाएं क्या होती है? उस क्रियात्मक परिकल्पनाओं के मतलब है कि समस्या का संभावित हल, यानी परिकल्पना होती है यानी हम जो प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं एक्शन रिसर्च की, उसका एक मान्यता, एक संभावित समाधान के ये होगा, हम उसे परिकल्पना कहते हैं। अब उस परिकल्पना का हमें निर्माण करना इसमें अनिवार्य है, और अगर हम परिकल्पनाओं का निर्माण कर लेते हैं तो हम हमारे फोकस रूप में हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो क्रियात्मक परिकल्पना एक तरह से पथ प्रदर्शक का कार्य भी करती है। उसके पश्चात है कार्यान्वयन रूपरेखा, यानी अब हमको क्या करना है, हमारे जो एक्शन रिसर्च है उसका एग्जीक्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे, कौन से वो एरिया है जिससे रिलेटेड हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, जो सूचनाएं हैं चाहे हमें अभिभावक से प्राप्त करनी है, शिक्षक से प्राप्त करनी है, स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट से प्राप्त करनी है, वो किस प्रकार से करेंगे, वो सब एग्जीक्यूशन जो फॉर्मेट है उसके अंतर्गत आता है। उसके पश्चात है जो नेक्स्ट है नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत है वो स्टेप आता है कि हमने जो क्रियात्मक परिकल्पनाएं बनाई है उसकी हम जांच करेंगे कि हमने एक तरह से एक कल्पनात्मक समाधान को जब हमने निर्माण किया था तो एक संभावित हल हमने बनाया, और जब हमने इसका एग्जीक्यूशन किया तो हमें कौन कौन से कारण प्राप्त हुए जो समस्या के मेन कारणों तक हमें बताते हैं, और मेन कारणों के बाद हम क्या उसका हल कर सकते हैं उसके आधार पर, तो इसकी एक तरह से हम टेस्टिंग करते हैं। इसके पश्चात आता है हमारा निष्कर्ष। अब ये निष्कर्ष फिर हम क्रियात्मक जांच करने के बाद हाइपोथेसिस की, उसके बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये समस्या इन कारणों से हुई है। उसके पश्चात लास्ट आता है अनुसंधान कर्ता की टिप्पणी कि इस जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसके दौरान अगर जो हमारा रिसर्चर है जो एक्शन रिसर्च कर रहा है उस एक्शन रिसर्च कर्ता के पास अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम का कुछ पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीज़ इस एक्शन रिसर्च के दौरान कुछ रिमार्केबल बातें जो इस एक्शन रिसर्च के दौरान हुई है हम उसके बारे में अनुसंधान करता एक्टिवेशन करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, यानी अगले चरण जो ये सर्कल है जो मैंने 3 मिटाए, उसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक तरह से एक्शन रिसर्च के स्टेप है। इन्हीं को फॉलो करते हुए ही हम कि एक क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं और पर्टिकुलर किसी विद्यालय की शिक्षक से जुड़ी हुई, मैनेजमेंट से जुड़ी हुई, छात्र से जुड़ी हुई कोई भी एनीथिंग एल्स समस्या जो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया से जुड़ी हुई होती है हम उनकी रिसर्च कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान की बात करते हैं तो इस क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान में सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। तो उस इंट्रोडक्टरी पार्ट में अनुसंधानकर्ता का नाम, किस विषय का है,
और कौन सी क्लास का है, बस ये 3 बातें लिखी जाती है। यानी क्लास, रिसर्चर जो उस पर रिसर्च कर रहा है और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो स्टडी कर रहा है, इन बातों को हम इस एक्सेल रिसर्च के स्टेप में सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम क्रियात्मक अनुसंधान के समस्त सोपानों को स्टडी करते हैं। तो हम इसके बाद सबसे पहला स्टेप हम लेते हैं, जिसमें पहला स्टेप है योजना की पृष्ठभूमि। अब योजना की जो पृष्ठभूमि है, योजना के अंदर जब हम ये एक तरह से आपका एक्शन रिसर्च, जब आप इंटर्नशिप के दौरान अपने स्कूल में 96 डेज की स्टडी के लिए जाते हैं, उस वक्त आपको संपादित करना होता है और उसी फोकस ऑफ व्यू से ही आप योजना का जो बैकग्राउंड है आपको उसको लिखना होता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि हमने जो हमारी एक्शन रिसर्च की जो प्रॉब्लम देखी वो कहाँ देखी, उसी के आधार पर हम इसकी प्लानिंग करेंगे। तो जैसे हमारी योजना है कि स्टूडेंट जो है वो होमवर्क नहीं करके लाते। मैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का एग्जांपल देती हूँ कि सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान विषय में गृह कार्य करके नहीं लाते, ये हमारी एक समस्या है। लेकिन हमने इस समस्या को सबसे पहले कहाँ देखा, वही बात। सेकेंड स्टेप है योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान के उद्देश्य। अब प्रस्तावित अनुसंधान यानी हमने जो बैकग्राउंड लिया, हमने जो अपनी प्रॉब्लम हमने जो फेस करी, उस प्रॉब्लम का बैकग्राउंड के आधार पर हम हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारी समस्या है ही कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के जो स्टूडेंट हैं वो सामाजिक विज्ञान विषय का गृह कार्य नहीं करके लाते। तो ये हमने इसका बैकग्राउंड हमने देखा। बैकग्राउंड देखने के पश्चात इस योजना के अंतर्गत हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे रिसर्च के। तो इसमें ये हो सकता है, पहला जो हम कि बालकों को सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बालकों में गृह कार्य के प्रति एक तरह से जिज्ञासा पैदा करना, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना, पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करना, शिक्षक द्वारा समय समय पर जांच के लिए प्रेरित करना, शिक्षक को भी और अभिभावकों को भी उनके गृह कार्य कराने के लिए प्रेरित करना। तो ये सारे हमारे अनुसंधान के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। उसके पश्चात थर्ड स्टेप है हमारा, जो थर्ड स्टेप है उसमें थर्ड स्टेप के अंतर्गत योजना का महत्व। अब योजना का क्या महत्व है, तो हम ये मानते हैं कि होमवर्क एक वो स्थायित्व है जो ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है और गृह कार्य करके बालक की न केवल लेखन क्षमता का विकास होता है बल्कि उसका अटेंशन, क्योंकि सुना हुआ और देख करके लिखना, इस प्रकार से ज्ञानेंद्रिय बहुत अधिक कार्य करती है। तो एक तो ये भी इम्पोर्टेंस है। विद्यालय की दृष्टि से देखा जाए तो गृह कार्य किए जाने से पाठ्यक्रम भी समय पर पूर्ण होता है और शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गृह कार्य के माध्यम से ही जांच कर सकता है कि उसने कितना प्रभावशाली शिक्षण कार्य कराया है। साथ ही बालकों को क्या चीज समझ में नहीं आई है वो भी होमवर्क के द्वारा ही प्राप्त शिक्षक को पता चलता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस हमें इस एक्शन रिसर्च में इस प्रॉब्लम के दौरान लिखनी है। उसके पश्चात आता है समस्या की पहचान। तो समस्या है ही हमारी कि कक्षा 9 के स्टूडेंट्स का सोशल साइंस सब्जेक्ट के विषय में जो गृह कार्य दिया जाता है वो नहीं करके लाना। तो ये सारी जो पहचान है ये हम कुछ जब इंटर्नशिप पे जाते हैं उसी दौरान हम कर लेते हैं और उसी के दौरान हम अपनी योजना का बैकग्राउंड बनाते हैं, उसकी ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। नाउ थर्ड स्टेप हमारा उसकी योजना का हम इम्पोर्टेंस बताते हैं। उसके पश्चात हमको एक स्टेप के लिए 4th नंबर पे हम हमारी समस्या को लिखते हैं। तो ये एक सर्कल है। उसके पश्चात आता है समस्या का विशिष्ट रूप। अब स्पेसिफिक रूप कौन सी क्लास से रिलेटेड है, कक्षा 9 से रिलेटेड है, किस विषय से रिलेटेड है, सोशल साइंस से रिलेटेड है और उसका परिभाषीकरण के अंतर्गत हम यही लिखेंगे कि बच्चे उसका गृह कार्य नहीं करके लाते हैं। तो ये पर्टिकुलर गृह कार्य है क्या, उसके बारे में हमें कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं। फिर डिलिमिटेशन हम करते हैं, सीमांकन। तो सीमांकन के अंतर्गत तो ये कक्षा ये जो प्रॉब्लम है हमारे होमवर्क न करके लाने की, ये क्लास 9 से रिलेटेड है, सोशल साइंस सब्जेक्ट तक ही हमने सीमित रखा है। साथ ही जो सोशल साइंस क्लास के बच्चे हैं उन्हीं के ऊपर ही इस समस्या का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, उससे रिलेटेड ही डेटा वहीं से लिए जाएंगे। तो ये सारी बातें हम इस पॉइंट के अंतर्गत लिखते हैं।
उसके पश्चात आता है क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण। अब क्रियात्मक परिकल्पनाएं क्या है? क्रियात्मक परिकल्पनाएं जैसा हमने पहले भी कहा था, ये हाइपोथेसिस हमारे समस्या का संभावित हल है। संभावित हल है ना, सॉल्यूशन, टेंटेटिव सॉल्यूशन इसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो इस टेंटेटिव सॉल्यूशन के अंतर्गत हम एक्शन रिसर्च में जो हमने प्रॉब्लम ली है, हमने प्रॉब्लम ली है कि कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी गृह कार्य समय पर पूर्ण करके नहीं लाते या गृह कार्य में रुचि नहीं लेते, तो उसकी क्रियात्मक परिकल्पनाएं बनेगी हमारी। पहली बनेगी कि शिक्षक द्वारा समय पर यदि गृह कार्य की जांच की जाए तो बालक गृह कार्य करने में रुचि लेंगे, तो ये हमारा टेंटेटिव सॉल्यूशन हुआ। दूसरा हम इसका हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि यदि अभिभावक बालकों को समय पर गृह कार्य कराए तो बालक गृह कार्य करके समय पर लेकर आएंगे। तो ये हमने दो क्या बनाई है, टेंटेटिव सॉल्यूशन। अब उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट कार्यान्वयन पद्धति, यानी हमने जब इतना स्टेप हमने जब फॉलो कर लिया, उसके पश्चात हम इस हाइपोथेसिस के बेस पर अब हम हाइपोथेसिस हमें डायरेक्ट करेगी, ऑब्जेक्टिव हमें डायरेक्ट करेंगे कि हमें आगे एग्जीक्यूटिव पार्ट है वो कैसा होगा, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी। हम करेंगे सर्वे। अब इस सर्वे में हम सर्वे किससे करेंगे? अब पर्टिकुलर हमारी जो प्रॉब्लम है वो कक्षा 9 से रिलेटेड है, कक्षा 9 के सभी स्टूडेंट से रिलेटेड है। साथ ही अब सभी स्टूडेंट से रिलेटेड है तो बहुत सारे जो सहयोगी शिक्षक हैं वह भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स भी इससे इन्वॉल्व होंगे। तो हमें जो सर्वे करके हमें जिससे इंक्वायरी करनी है, अपने प्रश्न पूछने हैं या अपनी समस्या से रिलेटेड जो भी बातें पूछनी है वो हम इन स्टूडेंट से, पेरेंट्स से और सहयोगी शिक्षक जो उस क्लास में पढ़ाते हैं पर्टिकुलर, हम उससे एक तरह से क्वेश्चनायर फिल करा करके या उन एक तरह से लिस्टिंग करके कुछ तथ्यों की, कुछ कथनों की हम क्या करेंगे, इस सर्वे के माध्यम से समस्या से जुड़े हुए कारण पता लगाएंगे। और कारण पता लगाएंगे, जैसे हमने स्टूडेंट से पूछा तो स्टूडेंट ने कहा कि शिक्षक समय पर क्लास में नहीं आते, शिक्षक समय पर होमवर्क की जांच नहीं करते, इसलिए हम करते ही नहीं है। पेरेंट्स ने कहा हम निरक्षर पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हम क्या जाने इनका गृह कार्य क्या दिया हुआ है। सहयोगी टीचर है कि ये तो पूरी क्लास ही खराब है, मतलब एक थॉट पहले से ही बनाई हुई, फिर ये पूरी क्लास ही ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ये समय पर काम कभी नहीं करती, यानी कभी भी कोई दिया हुआ कार्य समय पर पूर्ण नहीं करती। तो ये सारे जो हमें फैक्ट्स नजर आए, जो सारे इन्होंने अपने अपने व्यूज दिए हैं, ये व्यूज हमारे क्या बने, कारण। अब इन कारणों के आधार पर ही हम क्या करेंगे, विश्लेषण। और विश्लेषण में हम क्या करेंगे, हमारी ये जो परिकल्पनाएं हमने बनाई थी, दो परिकल्पनाएं हमने बनाई थी कि एक तो शिक्षक समय पर गृह कार्य की जांच करे तो बालक गृह कार्य में रुचि लेंगे, और दूसरी हमने परिकल्पना बनाई थी कि यदि पेरेंट्स समय पर बालकों को गृह कार्य करने के लिए कहें, बालकों को गृह कार्य घर पर कराएं तो बालक गृह कार्य करने में भी रुचि लेंगे। तो ये दो हमने हाइपोथेसिस बनाई। अब इन दो हाइपोथेसिस के आधार पर हम हमारी परिकल्पनाओं की जांच करेंगे। तो और परिकल्पनाओं की जांच किससे करेंगे, जो हमारे कारण हमारे सामने आए हैं। अब हमें कारणों के आधार पर पहला पता चल गया कि कारण कह रहा है कि शिक्षक समय पर क्लास में नहीं आते, समय पर होमवर्क की जांच नहीं करते, तो हमारा जो कारण है उससे हमारी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होगी और हमारी हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो जाएगी कि हाँ, यदि शिक्षक समय पर क्लास में आए, समय पर गृह कार्य की जांच करें तो बालक भी क्या करेंगे, समय पर गृह कार्य करके लेके आएंगे। तो इस प्रकार से हमें एक या दो परिकल्पनाएं बना करके अपनी इस जो प्रॉब्लम है पर्टिकुलर एक्शन रिसर्च की, उसकी सत्यापन करना है। उसके पश्चात हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, समय पर क्लास लेनी चाहिए, अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इतना प्रभावशाली बनाना चाहिए कि बालक समय पर गृह कार्य करने और अधिगम में भी रुचि ले, साथ ही समय समय पर टेस्ट भी ले,
ताकि बच्चों भी पढ़ाई करने में, होमवर्क करने में रुचि ले। समय पर जांच तो करे ही, तो और अभिभावकों के लिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अभिभावक भले निरक्षर हो, लेकिन बालकों को अपनी समझा सकते हैं, होमवर्क का महत्व बताते हुए उन्हें होमवर्क करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ये सारे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है इसमें अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी। अब ये अनुसंधानकर्ता की जो टिप्पणी है, इस टिप्पणी में इस पूरी एक्शन रिसर्च के दौरान जो रिसर्चर है उसने अगर कोई ऐसी नवीन परिस्थिति देखी है कि हमने जो परिकल्पनाएं दो निर्धारित करी, उसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्ट्स नजर आए, ऐसी सिचुएशन नजर आई जो पर्टिकुलर बालकों के होमवर्क से रिलेटेड है, होमवर्क नहीं करके आ रहे, उनकी मेंटलिटी से रिलेटेड है, कुछ ऐसे चाइल्ड अब्यूज उसके अंदर कुछ देखे गए हों कि बालक आते ही नहीं, घर स्कूल आने का कह करके सिनेमा देखने चले जाते हैं, कुछ इस टाइप से कुछ सिचुएशन नजर आती है, तो उसे वो अपनी इस अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी में लिखता है और अपने एक्शन रिसर्च से संबंधित कोई जो समस्या उसने ली है उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। यदि वह सफल हो जाता है तो जो उसने निष्कर्ष निकाले हैं उसके आधार पर एग्जीक्यूशन करता है और अपनी समस्या का समाधान करता है। लेकिन अगर समस्या का समाधान प्रॉपर रूप में नहीं निकल पाता है तो फिर जो रिसर्चर, जो एक टीचर है, वो क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप फॉलो करता है और नेक्स्ट स्टेप में ये सारे जो प्रोसेस, जो स्टेप्स हैं एक्शन रिसर्च के, उन सबको फॉलो करते हुए अगेन एक्शन रिसर्च करता है। अब आपके इम्पोर्टेंट के लिए, आपके नॉलेज के लिए एक बात बता देती हूँ कि ये जो एक्शन रिसर्च है ये पर्टिकुलर जिस स्कूल के लिए होती है, पर्टिकुलर छोटे एरिया के लिए, इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो रिसर्च से संबंधित फाइंडिंग्स हमें प्राप्त हुई है, निष्कर्ष हमें प्राप्त हुई है, ये पर्टिकुलर उस विद्यालय पर ही लागू होंगे, किसी अन्य विद्यालय पे हम लागू नहीं कर सकते। तो इस प्रकार एक्शन रिसर्च आज के समय में शिक्षक, प्रबंधक, प्रधानाचार्य या जो निरीक्षक हैं उन सबके हाथों में एक शस्त्र है, जिससे अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं को एक्शन रिसर्च के माध्यम से समाधान करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो आज हमने इस वीडियो में जो पूर्व का वीडियो था उसमें हमने एक्शन रिसर्च के सोपान देखे। आज हमने इन्हीं एक्शन रिसर्च के सोपानों को एक उदाहरण के माध्यम से समझा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व, सीमाएं और सुझाव के बारे में स्टडी करेंगे। तब आपका एक्शन रिसर्च से रिलेटेड जो कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अब आपको एक असाइनमेंट आपका दिया जाता है। इसमें आपको एक होमवर्क दिया जाता है और आपका क्वेश्चन इस प्रकार है कि क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। साथ ही एक और असाइनमेंट दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, अपने घर में रहकर सुरक्षित रहिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ। अपने परिवारजनों का भी ध्यान रखिए। घर से आवश्यक हो तो ही बाहर निकलिए और घर से बाहर जाते समय फेस पे सीधा मास्क लगा के रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। कम से कम 6 फीट की दूरी बना करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूसरों को भी इसकी गाइडलाइन दीजिए। हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, हाथों को साबुन से बार बार धोएं। साथ ही खांसते या छींकते वक्त आप रुमाल या टिश्यू पेपर का यूज करें। अगर ऐसे कोरोना वायरस से रिलेटेड अगर कोई सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें और डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएं। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में
कोरोना महामारी के दौरान के बारे में जो भी एडवाइजरी भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, उसके पोस्टर बना करके स्लोगन के माध्यम से आप लोगों को अवेयर करने का कार्य कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।